नमस्कार, न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। राजस्थान की सरकार को शपथ ग्रहण लिए हुए मुख्यमंत्री को और उप मुख्यमंत्री को लगभग 30 घंटे से ऊपर का समय निकल चुका है। कैबिनेट का अभी भी इंतजार हो रहा है। इस बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस पहले ही दिन मुख्यमंत्री ने कार्यालय में की और उसमें 3 बड़े फैसले लिए। इन फैसलों का जनता में कितना भरोसा, कितना संदेश देने में भाजपा के मुख्यमंत्री राजस्थान की जनता को सफल हुए हैं, यही जानने की कोशिश अगले 1 घंटे में। और साथ ही इन फैसलों का एग्जीक्यूशन कब तक, कैसे, क्या प्लान है सरकार के पास, अगले 1 घंटे में हमारे खास मेहमानों के साथ हम इसी पर विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता सुरेश गर्ग जी हैं, संगीता परिक्रमा जोधपुर से है, राजीव जैन वरिष्ठ पत्रकार जयपुर से हैं हमारे साथ, और साथ ही श्याम सुंदर शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार जयपुर से जुड़ेंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सुरेश गर्ग जी, 3 जी फैसले, पहले ही दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस। एक तो प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़ी ही आपाधापी में हुई, महज आधे घंटे की सूचना पर मीडिया के लोगों को रात 9 बजे आपने बुलाया। कोई पहुंच पाया, कोई नहीं पहुंच पाया। अच्छा नहीं होता कि प्लानिंग से आप समय से बताते दिन में कि शपथ ग्रहण है और उसके 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। एटलीस्ट 2 घंटे का समय मीडिया कर्मियों को देते। निश्चित रूप से इसके लिए माफी चाहते हैं कि समय पर आपको सूचना दे नहीं पाए, क्योंकि आपने भी देखा होगा कि शपथ ग्रहण समारोह समाप्ति के बाद में माननीय मुख्यमंत्री जी ने सचिवालय में जाके अपना कार्यभार संभाला। कार्यभार संभालने के अंदर भी समय लग गया था, तो इसलिए आपको समय पे सूचना नहीं दे पाए। मुश्किल से 15-20 आधे घंटे 1 घंटे के अंतराल में आपको सूचना मिली, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। लेकिन मुद्दा यह है कि आते ही एक्शन में आना। हमने हमारी 10 गारंटी बताई थी कि हम 10 गारंटी राजस्थान में देंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि मोदी जी की गारंटी है वो जिसको जनता स्वीकार करती है। वास्तव में जनता ने हमको आशीर्वाद दिया इसी वजह से। तो स्टार्टिंग में हमने 3 उसमें बड़े फैसले लिए। सबसे बड़ा फैसला महिलाओं पे होने वाले अत्याचार पे लगाम लगाने के लिए कानून व्यवस्था सुदृढ़ करना। दूसरा हमारा ये था कि पेपर लीक की घटना है, पेपर लीक की घटना से 70 लाख युवा ठगा महसूस कर रहा था। इसके लिए जो जिन्होंने सरगना थे उनके लिए एसआईटी घोषित करना और उनको अपना सजा दिलाना। तीसरा हमारा ये कि अपराधियों के बुलडोजर चलाना। जिन जिन लोगों ने अपराध किया है, जिन्होंने बदमाशी की है, उनके घरों के पर बुलडोजर चलाना। 3 हमारे कड़े निर्णय डे 1 को ही ले लिए। इससे ये हम जनता को ये मैसेज करना चाहते हैं कि हमारी जो सरकार है वो जनता की सरकार है, जनता के हित में जो भी निर्णय होंगे वो लिए जाएंगे। ठीक है। तो बुलडोजर की एंट्री राजस्थान में भी होती दिख रही है। राजीव जैन जी, सवाल ये है सुरेश गर्ग जी कि 3 फैसले आपने लिए हैं, कोई समय सीमा भी तय की गई है? इन तीनों फैसलों का एग्जीक्यूशन कितने समय में होगा? ये 3 फैसले तो इमीडिएटली हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई इसके लिए लिंगर ऑन करना है। ये तो तीनों फैसले तो हम तुरंत कर रहे हैं। इसमें कहीं पे भी कोई कोताही नहीं है कि भाई 2 महीने में, 3 महीने में, इस तरह से नहीं है। एसआईटी गठित करने के लिए निकाल दिया। अब एसआईटी के अंदर कौन कौन होगा वो भी अभी आपको जल्दी पता लग जाएगा। महिला अपराध की जो घटनाएं है उसको संकलित करने के लिए भी हमने कर दिया, और वो जो और दूसरी जो घटना है उनके लिए तुरंत कार्रवाई होगी। ऐसा नहीं है, इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है। राजीव जैन जी, जनता में भरोसा जगाने की कोशिश राज्य के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शपथ ग्रहण के पहले ही दिन की। भले ही आनंद फानन में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, पत्रकारों के सवाल भी नहीं लिए, लेकिन अपनी बात रखी, अपना एजेंडा साफ किया। कितना भरोसा राजस्थान की जनता को दे पा रहे हैं राजीव जैन जी? देखिए, सबसे पहले तो अब ये भाजपा की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कह के सुरेश जी जो माफी मांग रहे थे उनको जरूरत नहीं है। ये एक सरकारी सिस्टम में प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। मुख्यमंत्री जी अब सरकारी हो गए ना, तो उसमें भाजपा का लेना देना। अब उन्होंने क्या है कि जो मीना जी मैं समझ रहा हूँ, ये घोषणाएं सिर्फ मुख्यमंत्री की तरफ से की गई हैं। अब चाहते तो वो जो 3 मंत्री बने हैं, 2 डिप्टी सीएम और सीएम, तो तीनों की बैठक भी होकर औपचारिक रूप से वो मंत्रिमंडल की बैठक कहलाई जा सकती थी। यदि उसमें ये फैसले होते और उसकी ये घोषणाएं होती तो निश्चित रूप से ये सरकार के फैसले माने जाते। अभी मुख्यमंत्री जी ने अपने स्तर पे घोषणा की है, लेकिन ठीक है,
मुख्यमंत्री की घोषणा भी सरकार के घोषणा के रूप में ही देखा जा सकता है, लेकिन अमली जामा जो नियम और कानून के हिसाब से होता, तो वो तीनों मंत्रियों की बैठक होती, उसमें डिसीजन होता और वो चीजें जब सामने आती। अब एसआईटी का गठन, ये तो पार्टी के संकल्प में भी कहा गया, लेकिन मैं दूसरे रूप में कह रहा हूँ, ठीक है मुख्यमंत्री जी की अपनी घोषणाएं हैं, लेकिन जो एक इंप्रेशन जाना चाहिए था मुख्यमंत्री का पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस का, वो कहीं ना कहीं गायब रहा, सीन से गायब रहा, क्योंकि एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ है राज्य में, एक नई पीढ़ी का युग हुआ है, जो वसुंधरा राजे युग का एक खात्मा सा हुआ है। वो एक घिसा पिटा युग था, लोग उनको चाहते नहीं थे और पार्टी का नेतृत्व भी नहीं चाहता था, इसलिए एक नया चेहरा, पहली बार का विधायक, ये उम्मीद की जा रही थी कि कुछ एक नया रूप सामने आएगा, नई घोषणा सामने आएगी, जो कि भाजपा ने बड़े जोर शोर से अपने चुनावी घोषणाओं में या संकल्प पत्र में भी शामिल किया, उन चीजों को कहीं दिखा नहीं। तो मेरा ये मानना है कि हो सकता है अभी नए हैं, जल्दीबाजी है, 5-7 घंटे के पीरियड में उन्होंने कुछ ना कुछ घोषणा जो उनको करनी, मतलब बोलना था कहीं ना कहीं, लेकिन एक प्रभावी जो है, असरदार चीज जनता के सामने नहीं गई। ये ठीक है कि पेपर लीक पे कर देंगे या महिला अत्याचार पे कर देंगे, ये तो अच्छी बात है, ये शक्ति, ये तो घोषणा मुख्यमंत्री के शपथ लेने से पहले ही सब चीजें सामने आ रही थी कि ये चीजें होंगी, कि बुलडोजर की भी एंट्री होगी, वो अपराधियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। अब जो चीजें जो आम जनता को राहत पहुंचाने वाली चीजें थी, तो उसमें कहीं ये इंतजार करने की जरूरत नहीं है कि पूरा कैबिनेट ही गठित हो। पूरा कैबिनेट तो 1 महीने तक गठित नहीं होगा। क्या मंत्रिमंडल की बैठक नहीं हो सकती? मंत्रिमंडल की बैठक हो सकती है मीना जी। आप और हम तो इन चीजों को जानते हैं, वह प्रशासन में खूब घूमते करते हैं। ये 3 मंत्री भी पूरे मंत्रिमंडल का ही निर्णय माना जाएगा, वो अच्छी तरह लागू होगा। वो यदि चीजें होती, संकल्प पत्र उसमें रखा जाता, उसको अमली जमा पहनाने की बात होती प्रशासनिक स्तर पे, तो कहीं ना कहीं एक संदेश सकारात्मक जाता। मीना जी, ये मेरा मानना है। लेकिन ठीक है, अभी नए हैं, उनको इस तरीके से हम कह नहीं सकते, आने वाले समय में अच्छा वो करें, लेकिन यदि या फिर राजीव जैन जी, पुराने वालों ने जो परंपरा छोड़ी हुई है कि मुख्यमंत्री ही सब कुछ है। लास्ट के दिनों में हमने देखा था, पिछले 6 महीने में मुख्यमंत्री इवेंट्स करते थे, सिर्फ मुख्यमंत्री नजर आते थे, जरूरत होती थी वहां आसपास कुछ लोगों को बैठा लेते थे। तो श्याम सुंदर शर्मा जी, राजीव जैन जी का जो कहना है कि मुख्यमंत्री पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी छाप नहीं छोड़ पाए, जिस तरह से बदलाव का मैसेज, पूरे संदेश पूरे प्रदेश में जाना चाहिए था, बल्कि देश में, वो देने में सफल नहीं हुए। श्याम सुंदर शर्मा जी। मीना जी, क्योंकि पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने इच्छा जो सरकार की तो जताई है ना, पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या प्रदर्शित करना चाहते, जो कांग्रेस पार्टी के संकल्प पत्र को वो कैबिनेट में रख करके कहे अधिकारियों के भाई ये हमारा वो है, और उसके बाद अनुपालना कराई जाए, ये धारणा मानते तो अलग बात है। लेकिन उन्होंने जिस प्रकार से 4-5 चीजें जो प्रधानमंत्री जी ने संकल्प पत्र के माध्यम से कही थी, वो तो दोहराई है। अब क्योंकि देखिएगा कैबिनेट के विभागों का बंटवारा जी कहने को तो मुख्यमंत्री जी करते हैं, लेकिन सुरेश जी को पता है कि उनको दिल्ली कल जाना है। दिल्ली जाकर के वो कल 1 बजे दिल्ली जा रहे हैं, प्रधानमंत्री जी से मिलेंगे, संगठन के लोगों से मिलेंगे। क्या आगे मंत्रिमंडल बनेगा नहीं बनेगा, या 3 मंत्री जो दो उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री को विभागों का बंटवारा भी अभी होना है, नहीं हुआ, ये बात सही है। लेकिन देखिएगा जिस प्रकार से उन्होंने कहा एसआईटी का गठन करेंगे। बुलडोजर चलाने की बात जो कही है, बुलडोजर ऐसे नहीं चला जाएगा जो मर्जी आए जिसके बुलडोजर चला दो। लेकिन जिस प्रकार से उनकी इच्छा तो है, और देखिए युग परिवर्तन हुआ है। मैंने उस दिन भी कहा था कि सत्ता परिवर्तन होने वाला है, और सुरेश जी कह रहे थे 150 से 156 से ज्यादा ही बता रहे थे आप। 150 तो मैंने कहा नहीं, 115-120 ही आएगी। देखो इतनी आई 120। लेकिन सत्ता परिवर्तन हुआ है। सत्ता परिवर्तन के साथ पहला दिन उनका जन्मदिन भी था, और उनकी पिताजी की तबीयत भी खराब हुई है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने कुछ निर्णय किए और कुछ अधिकारियों का परिवर्तन किया है कि 1-2 दिन में सारी चीजें नहीं हो जाती। नया सत्ता आती है तो निश्चित रूप से टाइम लगता है, अध्ययन करने की जरूरत है, क्योंकि वो 3 बार के मुख्यमंत्री तो रहे नहीं, जिससे कि उनको प्रशासनिक ढांचा पता और क्या क्या स्थिति होती है। नया मुख्यमंत्री बना है और पूर्व मुख्यमंत्री ने आशीर्वाद भी दिया, एकता का सूत्र बताने का गजेंद्र सिंह शेखावत भी थे,
और सुबह आपने देखा था गजेंद्र सिंह शेखावत, पूर्व मुख्यमंत्री बैठे हुए थे, किस प्रकार से बातचीत हो रही थी। अब सुरेश जी को दिमाग से निकाल देना चाहिए कि दोनों में समन्वय नहीं है। उनमें समन्वय है। जब भी आपने प्रदर्शन देख लिया ना, प्रदर्शन, इसके बाद भी आप कह रहे हो कि नहीं हमारे आपस में कटुता है और बहुत सारी चीज हम करेंगे। तो मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम में आए थे, तीनों किस प्रकार से बातचीत कर रहे थे, ये तो प्रदर्शित हो गया ना। आपने तो मौजूद थे, आपने देखा ना किस प्रकार से प्रदर्शन किया जा रहा था। मैं अच्छी बात मानता हूं कि यदि कल आपने मुख्यमंत्री का अगर कार्यभार ग्रहण किया है उन्होंने, उस वक्त वसुंधरा राजे मौजूद थी, गजेंद्र सिंह शेखावत मौजूद थे, प्रदेश अध्यक्ष मौजूद थे, अर्जुन राम मेघवाल मौजूद थे और प्रमुख लोग जो होते हैं वो मौजूद थे। तो इसलिए मतलब ये तो कहा, मोदी जी की संदेश देने का काम किया कि हम एकता के सूत्र में काम करेंगे, वो धरातल पर भी दिखना चाहिए मीना जी। और क्योंकि निश्चित तौर पर लोगों ने वोट दिया है, तो वोट की आकांक्षा के अनुरूप अगर सरकार काम करेगी, क्योंकि इनके पास पन्ना प्रमुख है, अब पन्ना प्रमुख को सक्रिय करने की जरूरत है। कांग्रेस के पास तो संगठन था नहीं, इनके पास संगठन है। संगठन के माध्यम से निश्चित रूप धरातल पर किस तरह से वातावरण है, किस प्रकार से हम योजनाओं को ले जाकर के, मोदी जी ने आज देखिएगा कहा भी है कि देखिएगा आप मेरी योजनाओं के लाभार्थियों को भी इकट्ठा करो और बताओ, जो इनकी यात्रा शुरू हुई है कि हम लोकसभा को जीतना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि उन लाभार्थियों को ला करके बताओ। लेकिन देखिए वसुंधरा जी की तरह हम अमरूदों के बाग में इकट्ठा कर चुके हैं पहले लाभार्थियों को इकट्ठा करने की बजाय आप बाकी लाभार्थियों को कैसे उस योजना का लाभ दे सकते हो, इसकी भी जरूरत होनी चाहिए। और आज प्रधानमंत्री जी कह रहे थे कि महिलाओं को हम देंगे, या जो गांव में से शहर की तरफ आ रहे हैं लोग, उनकी सुविधाएं बढ़ाने का काम करेंगे। तो ये सब चीजें मुख्यमंत्री जी को राजस्थान में लागू करना है। डबल इंजन की सरकार है, अब सिंगल इंजन की सरकार है नहीं। पैसा चाहिए तो केंद्र में कल जब जा रहे हैं मुख्यमंत्री जी, तो अब केंद्र को कहें कि साहब हमारी स्थिति तो ठीक नहीं है, क्योंकि हमने तो आपने कहा था कि पहली कैबिनेट में हम समीक्षा करेंगे, पेट्रोल डीजल के भाव कम करेंगे। सुरेश जी, वो वादे को पूरा करना है, तो और पहला दिन शपथ ग्रहण का प्रधानमंत्री की मौजूदगी में निकला, और तीसरा दिन प्रधानमंत्री से आशीर्वाद लेने जा रहे हैं। पिछली बार की सरकार हमें याद है, कांग्रेस की अशोक गहलोत जी का लगभग शुरू के साल 1.5 साल दिल्ली की यात्राओं में निकला था। कपिल राजगुरु जी, इस विषय पर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे कि अब इन्हें दिल्ली की कितनी सैर करनी है। उससे पहले जो 3 फैसले मुख्यमंत्री ने जो संदेश देने की कोशिश की है, जनता में कितना भरोसा बनाने में नई सरकार के मुख्यमंत्री आप सफल पाते हैं कपिल जी? सभी को नमस्कार। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जो योजनाएं या जो एंटी टास्क फोर्स बनाया, सॉरी एंटी गैंगस्टर फोर्स बनाया है, या जो लाभार्थियों को आखिरी आदमी तक जो योजनाएं पहुंचाने की बात है, बातें बहुत अच्छी हैं। यकीनन अगर ये इम्प्लीमेंट होती हैं तो राजस्थान को इसका फायदा मिलेगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन वापस चीज वहीं आ जाती है कि करनी और कथनी में अगर डिफरेंस आता है तो ये चीजें यहीं की यहीं धरी रह जाएगी, ये कागजों में धरी रह जाएगी। जबकि होना ये चाहिए कि ये चीजें जनता तक पहुंचनी चाहिए। जो मोदी जी ने घोषणाएं की हैं, उन घोषणाओं को इंप्लीमेंट करना, जो इनके अपने मैनिफेस्टो हैं बीजेपी के, या लोकल जो लोकल लेवल पर जो बातचीत चल रही है, या लोकल लेवल पे जिस तरह से इनका एजेंडे हैं उनको फुलफिल करना, तो इन सारी चीजों में इनको बड़ी दिक्कत आने वाली है। दिक्कत ऐसे आएगी क्योंकि भजन लाल जी फर्स्ट टाइम आए हैं, अब ये कितने सक्षम हैं। वैसे तो विप्र समाज से आते हैं तो माना जाता है कि विप्र समाज के लोग वैसे ही बड़े बुद्धिमान होते हैं, तो ये अपनी बुद्धि का कितना यूज कर पाते हैं, उस तर्कों का कितना यूज कर पाते हैं, वो देखना होगा। लेकिन फिर वापस वही चीज है कि जैसे इन्होंने एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स बनाया है, या जिस तरह से एसआईटी बनाई है पेपर लीक के मामले में, तो वापस वही चीज है जो अभी श्याम जी भी कह रहे थे और बाकी साथी भी कह रहे थे। तो उसमें यह है कि इसमें ये किस तरह से लोगों को इन्वॉल्व करेंगे और उस चीज को इंप्लीमेंट करने के लिए क्या क्या टास्क में क्या क्या चीजें इन्वॉल्व करेंगे, वो महत्वपूर्ण होगी। क्योंकि इतना जल्दी इसके बारे में प्लस या माइनस बात करना अच्छा बात नहीं है। यकीनन अगर कुछ अच्छे फैसले लिए और कुछ नया करना चाहते हैं तो सारा विपक्ष मुख्यमंत्री के साथ है और उनका साथ देंगे, अगर जो भी राजस्थान के लिए अच्छा होगा। लेकिन जहां पे कहना पड़ेगा वहां पे कहा भी जाएगा। जी बिल्कुल। तो मुख्यमंत्री, सवाल ये है कि पहले ही दिन आकलन नहीं हो सकता। पहले दिन तो चर्चा ये है कि जो संदेश देने की, जो भरोसा जगाने की, जो लोगों में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर जो चिंता है, उस पर उन्होंने विश्वास जताने की जो कोशिश की है, उस पे
वो कितने सफल हुए हैं। अभी थोड़ा समय लगेगा, नई सरकार काम संभालेगी, कैबिनेट बैठेगी, उसके बाद जो है अलग अलग मंत्रालयों के मंत्री और जो ऑफिसर हैं वो किस तरह रफ्तार को आगे बढ़ाएंगे। इसलिए अभी तो शुरुआत है, आगाज कैसा है, चर्चा ये हो रही है। आगाज का संदेश देने में मुख्यमंत्री कितने सफल हुए हैं, समझना ये है। जनता तक कितनी अपनी बात पहुंचा पाए हैं, अर्थ ये जानना है। संगीता परिक्रमा जी, जयपुर से जोधपुर तक पहुंच पाई है मुख्यमंत्री की आवाज? आवाज तो निश्चित पहुंची। लोगों ने जिस विश्वास से सरकार बदली है, तो लोगों की उम्मीदें काफी थी। और मुख्यमंत्री ने बड़े जो 3 तरह के पेपर लीक, कानून व्यवस्था, सरकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाने का जो ऐलान किया है, तो लोगों का भरोसा भी तो है। मगर अब सवाल ये कि किस तरह का इसको इम्प्लीमेंट करते हैं और कैसे। जैसे कि अपन पेपर लीक की बात करें, भाजपा पूरे चुनाव में इसको लेकर आक्रामक थी, पहले से इस मामले को उछाला जा रहा था। मगर पेपर लीक मामले में पिछली सरकार ने जैसे जितना इसमें मामले को उठाया और युवा इसी को लेकर भाजपा के साथ जुड़े, और शायद युवाओं ने ही इस मामले को गंभीर उसको अपना नुकसान समझा और भाजपा पे भरोसा जताया है। तो अब देखना है कि पेपर लीक मामले में पिछली सरकार ने कानून भी बनाया था, पर उसके बावजूद दो बार पेपर लीक हो गए थे। और जहाँ बुलडोजर चलाने की बात है, तो जयपुर में एक जो इनके एक मुख्य आरोपी थे, उसके घर पर भी बुलडोजर चलाया गया था। उनकी जो कोचिंग सेंटर था उसको गिराया गया था। मगर अब ये देखना है कि अब एसआईटी का गठन किया गया है और किस तरह, यानी उन्होंने एक संकेत दिए कि जो भी इसके पीछे उस तक पहुंचा जाएगा। तो अब एसआईटी क्या करती है, क्योंकि जो भी आरोपी थे पिछली सरकार के समय भी सभी आरोपी पकड़े गए हैं। मगर अब एसआईटी का गठन होने के बाद किस तरह उसका रिजल्ट आता है वो देखना होगा। और जो कानून व्यवस्था की बात करें, जैसे महिला सुरक्षा या महिला अपराध रोकने की बात कही, मगर सरकार बनते ही 2 मामले बहुत बड़े, एक बस में एक महिला के साथ युवती के साथ जो रैप हुआ, वो शायद मीडिया में भी इसको इतना तवज्जो नहीं दी। ये बहुत बड़ी घटना थी, एक 7 साल की बच्ची के साथ भी रैप हुआ। तो अब ये देखना है कि किस तरह से वो महिला अपराधों को रोकने के लिए क्या करते हैं। अगेन संगीता परिक्रमा जी, ये समय के गर्भ में है, एसआईटी गठन का ऐलान हुआ है, बुलडोजर चलाने की बात हुई है, लॉ एंड ऑर्डर मजबूत किया जाएगा, महिला सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। ये जो चुनावों के दौरान जितनी बातें की गई, अब सरकार उनको लेकर प्रतिबद्ध है, ये बताने की मुख्यमंत्री ने पहले कोशिश की है। बिल्कुल मैसेज देने की कोशिश की और जनता को विश्वास है। राजीव जैन जी ने जो सवाल उठाया कि वो उसमें नई पीढ़ी के नए मुख्यमंत्री आ रहे हैं, पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तो वो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो आगाज होना चाहिए वो नजर नहीं आया। राजीव जैन जी वरिष्ठ पत्रकार है, लंबे समय राजस्थान की राजनीति को देख रहे हैं, उन्हें ये महसूस क्यों हुआ है, मुद्दा ये है। तो सुरेश गर्ग जी, एक सवाल तो ये है कि क्या कारण आप मानते हैं राजीव जैन जी ने जो कंसर्न जताया है उसका, पहला सवाल। और दूसरा ये जो इससे जुड़ा हुआ है कि कोई भी काम को आप तब एग्जीक्यूट कर पाएंगे जब आपका सिस्टम जो है वो स्ट्रीमलाइन हो जाएगा, उसमें कैबिनेट है, उसमें ब्यूरोक्रेसी है, तो कैबिनेट कब तक बनेगी? देखिए, कैबिनेट भी निश्चित रूप से जल्दी बनेगी, उस पर भी मंथन चल रहा है, आपको जल्दी से कैबिनेट भी मिल जाएगी। जहां तक राजीव जैन जी का सवाल है कि वो छाप नहीं छोड़ पाए, अब देखिए सबका अपना अपना सोचना है। श्याम जी का सोचना था कि नहीं उन्होंने अच्छा किया, राजीव जैन जी का सोचना है कि अच्छा नहीं हुआ, तो ये सबका अपना अपना विचार है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि फर्स्ट डे डिसीजन लेना और कार्यभार संभालते ही तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 3 जो सबसे बड़े मुद्दे हैं उनको जनता के सामने लाना, ये बहुत बड़ी बात है। हमारे जो मेन मुद्दे हैं वो हम निश्चित रूप से समय पे करेंगे। हम जो उज्ज्वला योजना के अंदर 450 रुपए का कनेक्शन देना वो देंगे, ऐसा नहीं है कि हमने झूठ बोला है, निश्चित रूप से देंगे। हमने पेट्रोल डीजल के भाव कम करने तो कम करेंगे, निश्चित रूप से करेंगे और जल्दी ही करेंगे। ऐसा नहीं कि 5 साल जब सरकार जाने वाली होती है उस टाइम करेंगे, निश्चित रूप से जल्दी करेंगे।
हम किसानों को जो 12,000 रुपए किसान सम्मान निधि देनी है वो भी निश्चित रूप से जल्दी जल्दी करेंगे। तो निश्चित रूप से अभी एक दिन हुआ है, एक दिन के अंदर प्रतिक्रिया देने से कुछ नहीं होगा। मैं कह रहा हूं कि हम जो सुशासन देंगे, जो मोदी जी के जो सपने हैं विकसित भारत बनाने के, वो निश्चित रूप से राजस्थान के अंदर भी वो विकसित भारत बनाने के जो संकल्प है वो पूरा होगा। और जो भी जनता की समस्या है वो निश्चित रूप से करेंगे। रोजगार देंगे, जो 2.5 लाख रोजगार देने का वादा किया है, सरकारी नौकरी देने का, वो भी निश्चित रूप से करेंगे। और उद्योग धंधे बढ़ाएंगे, उसके अंदर जो रोजगार के अवसर बढ़ेंगे वो भी करेंगे। तो हर तरीके के किसानों को जो एक जमीन कुर्की से जो नुकसान हुआ था उनको भी हम उनकी भी किसी भी तरीके से सहायता करेंगे। तो जो भी मुद्दे निश्चित रूप से करेंगे। अभी एक दिन का समय हुआ है, धैर्य रखिए। आप सुशासन बढ़िया सरकार राजस्थान की होगी। जी निश्चित रूप से, लेकिन एक बात मेरा बार बार कहना होता है वो जनता के परिप्रेक्ष्य में, सुरेश गर्ग जी, जब सरकार 5 साल की आयु वाली है और हर 5 साल में 12 महीने हैं और हर महीने में सिर्फ 30 ही दिन है, तो जो पहला महीना है चुनाव होने के बाद, नतीजे आने के बाद, मुख्यमंत्री शपथ के बाद, उसके लगभग कल परसों 15 दिन पूरे हो जाएंगे। तो ऐसे में पहला महीना निकलने में 15 दिन बाकी होंगे। जब हम 1 महीने की चर्चा करेंगे नतीजे आने के बाद कि 1 महीने में क्या किया, तो पता चलेगा कि 1 महीने में कैबिनेट का गठन हुआ। ये कितना सही है सुरेश जी? देखिए, कैबिनेट का गठन निश्चित रूप से समय पे होगा, उस पर मंथन चल रहा है। दूसरा, जो हमने अभी 3 जो बातें की है वो 3 इसी महीने के अंदर लागू हो जाएगी, निश्चित रूप से लागू हो जाएगी। कहीं पे भी मतलब उस पर सोचने की कोई बात नहीं, इम्प्लीमेंटेशन की। जैसे कपिल जी ने बोला था कि साहब इनने बात तो अच्छी की है लेकिन इम्प्लीमेंटेशन भी करेंगे, क्योंकि हम जिस चीज का उद्घाटन करते हैं उसका लोकार्पण भी करना जानते हैं। आज मोदी जी ने पिछले 10 साल के अंदर जिसका उद्घाटन किया उसका लोकार्पण किया है। वही राजस्थान में परंपरा रहेगी कि जो हम बोल रहे हैं वो निश्चित रूप से समय पे होगी। जी राजीव जैन जी, एक बात तो ये है कि बुलडोजर चलेगा, दूसरी बात चर्चा हो रही है पिछले लगभग 30 घंटे से कि योगी नहीं आए थे, तो योगी आए नहीं और बुलडोजर चलाएंगे। देखिए, बुलडोजर एक वो प्रक्रिया है, वो एक नियम कानूनों के हिसाब से जो भी सरकार को या जो अथॉरिटी होती है उनको उचित लगता है, क्योंकि बुलडोजर क्या संपत्ति पे चलता है। जो अपराधी है उसकी सारी संपत्तियां अवैध होती है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो वो भी एक प्रक्रिया है कि उस पर बुलडोजर या अथॉरिटी, जैसे जयपुर में है जेडीए है या और जगह यूआईटी नगर निगम है, वो किसी भी बिल्डिंग को अवैध भी मान सकते हैं कि जो नियम और बायलॉज होते हैं उनका उल्लंघन तो हर एक जो मकान निर्माता है वो करता ही है। तो अपराधी पे तो वो आसानी से लागू हो सकती है, वो एक अलग मुद्दा है। जैसे कि अभी सुरेश जी कह रहे थे, मैंने पूर्व में ही कहा कि वो कुछ ही घंटे हुए हैं मुख्यमंत्री जी को बने हुए, तो उनसे इस तरीके से वो भी नहीं किया जा सकता कि जो जनता की आकांक्षा है कि वो क्या कर सकते हैं। लेकिन ठीक है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने जाहिर की। मेरा तो एक दूसरा भी कहना था कि प्रशासनिक स्तर पर ये 3 मंत्री तो बन गए, तो एक तरह से मंत्रिमंडल तो बन गया। अब वो विस्तार वगैरह जो चीजें वो बाद में होती रहे, लेकिन अभी 3 मंत्री भी अपना बैठक करके, ऑफिशियली बैठक करके पहले दिन ही कुछ ना कुछ इस तरीके का संदेश दे सकते थे। कोई बात नहीं, अब वो जब भी वो सोच रहे होंगे या पार्टी संगठन ने उनको कहा होगा निर्देशित कि और मंत्री बन जाएं, जब उसके बाद बैठक करके किया जाए ये, तो वो एक प्रक्रिया है। अभी श्याम जी कह रहे थे कि पन्ना प्रमुख और इनके, लेकिन पन्ना प्रमुख और ये सब तो चुनावों की बात होती है। कई जगह पन्ना प्रमुख फेल भी हो जाते हैं, जैसे इनके प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी जी के जो निजी बूथ है उस पे ही मतलब हार हो गई पार्टी की। जो पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार थे नरपत सिंह राजवी, वो बूथ से, वो चलो राजनीतिक चीज है कि वो होती रहती है चीजें। बाकी जो आगे आने वाला समय है, पार्टी संगठन का काफी विस्तार है, समस्याएं सामने आएंगी तो संगठन के जरिए भी आ सकती हैं। किस तरीके से सुलझाया जाएगा उनको, और जो जनरल समस्या है पूरे प्रदेश की समस्या है, तो उनको किस रूप में पार्टी अब लेगी। जो पार्टी तो अब लेगी, जो लेगी सरकार का सबसे बड़ा दायित्व हो जाता है कि सरकार किस ढंग से अब काम करेगी। सरकार तो सरकारी ढांचे के हिसाब से काम करेगी, ब्यूरोक्रेसी किस तरीके की है। अभी सुरेश जी जैसे बता रहे थे कि जो काम करते हैं, लेकिन हमने 2013 से 2018 का पीरियड भाजपा का देखा है, वसुंधरा राजे का, जबकि इतना बड़ा बहुमत था, 163 विधायक थे पार्टी के पास,
लेकिन उदाहरण के रूप में ही मैं बताना चाहूँ, 5 साल के पीरियड में जयपुर में एक नई सड़क या नए पुल का निर्माण वो सरकार नहीं कर पाई, जबकि उस दौरान पार्टी के जयपुर से 4 मंत्री, कद्दावर दिग्गज नेता उसमें थे, यूडीएच मंत्री तक थे। जो एक विकास का काम दिखना चाहिए वो पार्टी नहीं कर पाई। इसी तरीके से वसुंधरा राजे जो इनकी मुख्यमंत्री थी, उनका जो गृह संभाग है, कोटा इतना बड़ा शहर है, इतना बाहर के बच्चे पढ़ते हैं, वहां भी कोई एक भी सड़क वो नहीं बनवा पाई। पता नहीं, पैसा तो खूब आया था, लेकिन वो कहाँ गया? स्मार्ट सिटी के नाम पे आया था, वो पता नहीं किस रूप में खर्च हुआ या हुआ ही नहीं, या किस ढंग से कहाँ गया। पैसा तो जो सरकारी कागजों में है वो खर्च हुआ, लेकिन आप देखिए जयपुर का मेट्रो जब ये हारे 2018 के चुनाव में जयपुर शहर में, उसमें बड़ा कारण यही था कि कोई विकास कार्य या किसी भी रूप में नहीं हुआ। लेकिन अब ये नई सरकार बनी है, इनको ये सब इनके संज्ञान में ये चीज है। वसुंधरा राजे का कार्यकाल पूरा संज्ञान में है, तभी तो उनकी पार्टी नेतृत्व ने छुट्टी की, और उस चुनाव में जो नारे लगे थे वो सबको मालूम है। लेकिन अब इन सब चीजों से जो मेरी जानकारी है, पार्टी नेतृत्व बड़ा सतर्क है, वो इनको फूक फूक के कदम उठा रहा है कि जो विकास कार्य है, जो एक आम जनता को दिखने चाहिए, वो सच में दिखे, तो उस रूप में शायद काम होगा, अब होगा। लेकिन जो पुराना इतिहास है भाजपा का, पिछला शासन का, वसुंधरा राजे का, उसका तो श्याम जी भी अच्छी तरह जानते, मैं भी अच्छी तरह जानता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, पिछला इतिहास बीजेपी का और पिछला इस बार 2018 से लेकर 2023 अशोक गहलोत जी का, 2013 से 2018 वसुंधरा राजे का, और उससे पहले का उनकी तुलना करें तो बीजेपी जीरो नजर आती है उस पीरियड में। और उससे अब ये अच्छी बात है कि प्रधानमंत्री के निर्देश पे, उनके नेतृत्व में अच्छा विकास हो, ये तो हम सभी चाहते हैं, प्रदेश की जनता तो चाहती है, इसीलिए तो बदलाव किया है, प्रधानमंत्री के चेहरे को देख के बदलाव किया है, न कि किसी और नेता या क्या। और उन्होंने उसका एक नतीजा भी दिया, जो जनता की आकांक्षा थी कि बिल्कुल बदलाव होना चाहिए, एकदम नया चेहरा आना चाहिए। पुराने जो जिस तरीके से उन्होंने राज किया, या जो उनके भ्रष्टाचार के मामले थे, अब एसआईटी में क्या वसुंधरा राजे सरकार के दौरान के भ्रष्टाचार भी शामिल होंगे या नहीं, वो एक अलग मुद्दा है। जी मीना जी। बिल्कुल, वो बहुत बड़ा मुद्दा है, और इसी मुद्दे को ध्यान में रखते हुए तो मुख्यमंत्री के चयन को लेकर इतनी पशोपेश थी कि किसे बनाया जाए। अगर ऐसे व्यक्ति को बनाया जाए जो न वसुंधरा राजे और न अशोक गहलोत की फाइलों को खोले, तो फिर क्या होगा। बहुत सारी चर्चाएं इस दौरान चली, लेकिन जो सवाल आपने उठाया है राजीव जैन जी, राजस्थान की जनता पिछले 15 साल से भुक्तभोगी है विकास की रफ्तार रुकने से। पिछले 5 साल में अशोक गहलोत दिल्ली में सचिन पायलट के साथ उनकी क्लेश में निकल गया। उससे पिछले 5 साल प्रचंड बहुमत के बावजूद वसुंधरा राजे काम नहीं कर सकी। उससे पिछले 5 साल भी अशोक गहलोत की सरकार में कोई विशेष काम नजर नहीं आए, क्योंकि उस वक्त भी उन पर राहुल गांधी उनसे नाराज है, आला कमान की उनसे कहीं ना कहीं बनती नहीं है। सीपी जोशी कब मुख्यमंत्री बन जाएंगे या कोई और कब मुख्यमंत्री बन जाएगा, इसी तरह की चर्चाओं में पिछले 15 साल राजस्थान के निकल गए हैं। और इसीलिए चर्चा इस बात की ज्यादा है कि विकास की रफ्तार 15 साल से जो रुकी हुई है राजस्थान में, क्या मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जी उसे आगे बढ़ा पाएंगे। श्याम सुंदर शर्मा जी, निश्चित रूप से आज तो दिन सिर्फ इस बात का है कि आगाज जो है वो कैसा हुआ। आगाज को लेकर सबके अपने अपने आकलन है, सुरेश गर्ग जी ने जैसा कहा, लेकिन पहले दिन नई पीढ़ी के मुख्यमंत्री से किस तरह के संदेश की उम्मीद राजस्थान की जनता को थी, जो राजीव जैन जी के मुताबिक वो पूरी नहीं कर पाए। देखिए, मैं मान के चलता हूँ कि सरकार का पहला दिन का शपथ ग्रहण हुआ, फिर खुद ने पदभार ग्रहण किया, लेकिन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस, सही बात है, रात को 10 बजे करना और लोगों तक संदेश जैसे जाना चाहिए नहीं जा पाया होगा। ये बात सही, जिस प्रकार से उनको रात को 10 बजे एक्चुअल में क्यों करनी पड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस, यही पता नहीं। तो करते ही नहीं, एक दिन बाद या तो आप दूसरे दिन करते हैं, क्योंकि देखिएगा जो सलाहकार हैं, अगर सलाहकार ठीक ठाक ढंग के होंगे तो निश्चित रूप से उनको बहुत सारी चीजें प्राप्त हो पाएगी। अब आप रात को 10 बजे, वहां मैं भी नहीं गया, ना राजीव जी गए, संदेश आया, आप रात को 10 बजे जाएगा कौन। और सीएमआर में क्या, सीएमओ में की गई, अच्छी बात है, लेकिन दूसरे दिन भी की जा सकती थी, कुछ निर्णय लेके, कठोर निर्णय लेने की बात।
देखिए SIT का गठन करेंगे, किया नहीं है, करेंगे। अब देखिए और चीजें हैं, देखिए बहुत सारी चीजें की रोमियो स्क्वाड बनाएंगे, रोमियो स्क्वाड तो पहले भी बनी हुई है। आपको निश्चित तौर पर जिस तरह की घटना घटी उसके बाद आपको इसलिए कहना पड़ा, बहुत सारी चीजें सुरेश जी, आपको पता है कि मेरी बात को प्रमुखता से छपनी चाहिए, दूसरी बात नहीं छपनी चाहिए, ये बात भी अशोक गहलोत करते थे। अगर यही चीज करेंगे तो ठीक नहीं है। मेरा मानना है कि मुख्यमंत्री जी की मन इच्छा तो ठीक है, अच्छी इच्छा शक्ति है कि क्योंकि एक युवा को देखिएगा, बुजुर्ग को बनाया नहीं, बार बार बात आ रही थी कि हम वसुंधरा जी को नहीं बनाना चाहते थे, बहुत सारे कारण थे। और मैं बार बार कहता था बहन भाई का जो रिश्ता है वो रिश्ता निभाया जाएगा, तो दिक्कत आएगी सारी बातों में। तो निश्चित रूप से दिखेगा कि मैं तो जैसे देखिए कपिल जी ने सही कहा, मुख्यमंत्री बने, उनकी इच्छा शक्ति ठीक होगी क्योंकि उनको आगे का राजनीतिक भविष्य बनाना है और सफर तय करना है। ऐसी स्थिति में क्योंकि अभी तक पहली बार मैंने इतिहास में देखा कि बीजेपी के शासन में राज्यपाल ने उप मुख्यमंत्री की शपथ दिला दी। राजीव जी को मालूम है कि जब सचिन पायलट ने शपथ ली थी तो उनको कैबिनेट मिनिस्टर के रूप में शपथ दिलाई गई थी, लेकिन अभी राज्यपाल ने निश्चित तौर पर उप मुख्यमंत्री की पद की शपथ दिलाई है। दिला सकते हैं आप इनके, क्योंकि प्रधानमंत्री जी और सारे लोग मौजूद थे कानूनी प्रक्रिया में। यदि ये बदलाव है तो अच्छी बात है, अगर उप मुख्यमंत्री का पद संवैधानिक रूप से अगर दर्ज कर दिया गया है तो अच्छी बात है, अगर किया है तो राज्यपाल को मालूम होगा कि क्यों किया है, जबकि कांग्रेस ने उसका विरोध किया था। लेकिन हाँ, किया है तो ठीक है, लेकिन अब जिम्मेदारियां तय होनी चाहिए। जिम्मेदारियां तय करने के लिए निश्चित तौर पर आपको अभी तो आपको प्रशासनिक ढांचे को बदलाव करना पड़ेगा। देखिए पूर्व के जमाने में आप कह रहे थे बिल्डिंग तोड़ी गई थी, तो पेपर लीक के मामले को लेकर के नहीं तोड़ी गई थी, उनको नोटिस दिए थे जेडीए ने कि आपका सेटबैक ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है। आप ये बुलडोजर चला था तो इसलिए नहीं चला था कि पेपर लीक के मामले में चला था, और किसके खिलाफ चला? किराए की बिल्डिंग ले रखी थी, किराए वाले का नुकसान कर दिया आपने, और जो उसकी बिल्डिंग तोड़ी गई थी तो सेटबैक वगैरह को तोड़ा गया, पूरी बिल्डिंग साफ नहीं की गई। तो इसलिए अशोक गहलोत ने बुलडोजर चलाने का काम तो किया था, लेकिन वो सही तरीके से चला नहीं पाए। अब भी बुलडोजर चलाने का आपने कहा है, संकेत दिए, लेकिन बुलडोजर नियमों के तहत चलाइए, क्योंकि आपको बुलडोजर चलाने का अधिकार कोई नहीं देता। मुख्यमंत्री प्रशासनिक उसका हेड है, लेकिन उसको वो अधिकार कभी नहीं मिलते, कानूनी अधिकार। कानून सम्मत चलाओगे तो निश्चित रूप से आपको वाहवाही मिलेगी और आपको जनता का समर्थन भी मिलेगा। अब युवा तो है, अब करोड़ी लाल मीणा क्यों नहीं बने डिप्टी चीफ मिनिस्टर, या वो मंत्री बनेंगे नहीं बनेंगे मुझे नहीं पता। मेरी भी कल व्यक्तिगत रूप से बात हुई थी, उन्होंने कहा नहीं मैं तो नहीं बनूंगा, क्योंकि युवा पीछे पड़ेगा। लोकसभा चुनाव से पहले उनकी स्थिति खराब हो जाएगी, इसलिए वो दूर रहो, सरकार को कहने की स्थिति में आएंगे। कल मैं भी सचिवालय गया था, देखा था माहौल, मैं भी मिल पाया था मुख्यमंत्री से, मुलाकात हुई थी और कई लोगों से मुलाकात होने के बाद बधाई भी दी थी। तो हमने कहा कुछ कठोर निर्णय कीजिए, रात को जाते जाते कठोर निर्णय भी हो गए, लेकिन रात को 10 बजे क्यों करते हो? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रात को 12 बजे निर्णय करते थे। एक सवाल और भी उठा था, वो ये कि मुख्यमंत्री जी ने पत्रकारों के सवाल नहीं लिए। पत्रकारों के सवाल लेते तो वाकई में प्रेस कॉन्फ्रेंस नजर आती। वो एक तरफा उन्होंने अपनी जिस तरह का बयान दिया वो तो वो कहीं भी दे सकते थे सुरेश गर्ग जी, उस बयान के लिए पत्रकारों को बुलाने की जरूरत नहीं थी। अपना ऑडियो ऑन करिए सुरेश जी। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए तो पत्रकारों को बुलाना ही पड़ेगा साहब, ऐसी बात नहीं है। तो हाँ, तो इसलिए ऐसा कुछ नहीं है। और समय कम था ये मैं मानता हूं कि आपके पास में सूचना समय पे नहीं गई थी, और उसका रीजन ये था कि शपथ ग्रहण समारोह के बाद में मोदी जी का यहाँ से जाना, मोदी जी का जाने के बाद में उन्होंने पदभार ग्रहण करना, क्योंकि पूजा पाठ में इनमें समय लग गया था, तो समय बहुत कम था, उस चीज को मानता। लेकिन दो बातें और है सुरेश गर्ग जी। एक तो ये कि दो उप मुख्यमंत्री हैं, लेकिन एक उप मुख्यमंत्री के तो कार्यालय में बड़े बड़े दिग्गज पहुंचे और दूसरे मुख्यमंत्री बेचारे अकेले शपथ अपना कार्यभार संभालते नजर आए। ये इस तरह की कोई बात नहीं है, क्यों इस तरह की बातें कर रहे हो? इस तरह का कुछ नहीं है। एक साथ सब वो मुख्यमंत्री से पहले, लेकिन इस तरह की कोई बातें नहीं है। आप मीडिया में इस तरह की बातें कर रहे हो कि साहब मीना जी, अरे सुरेश जी, आप इस तरह की बातें, अरे सुरेश जी सुनो मैं भी महाराज सुन लिया आपकी बात। अरे मैं क्यों नहीं कर, आप सुन तो लो, क्योंकि वो
मुख्यमंत्री से पहले कार्यभार ग्रहण करके चले गए थे। मुख्यमंत्री बाद में आए थे, अगर वो रहते तो निश्चित तो उनको या तो आपस में समन्वय करके आए नहीं थे, मुझे नहीं पता, पहले चले गए थे वो। और उसके बाद में दिया कुमारी का तो देखिए मुख्यमंत्री का कार्यभार पहले ग्रहण हुआ और मुख्यमंत्री के कार्यभार ग्रहण करने में एक उप मुख्यमंत्री मौजूद था, दूसरा नहीं था। ये तो मानो ना आप, क्या कहते हो? ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो कि भाई उनके मैं नहीं मानता। अब देखिए, अब क्यों नहीं आए मुझे नहीं पता, लेकिन एक उप मुख्यमंत्री थे, पूर्व मुख्यमंत्री मौजूद थी और बाकी के नेता सारे मौजूद थे। उप मुख्यमंत्री को क्या काम था मुझे नहीं पता, क्योंकि आए थे वो और उन्होंने पदभार ग्रहण किया, बिना उसके आए अपने लोगों के साथ किया और चले गए। ये बात सही है, पहले आके चले गए। अब क्यों नहीं किया मुझे नहीं पता, मैं भी था वहां पे मौजूद, वो अकेले करके गए। सुरेश जी पता है आपको? सुरेश जी तो नहीं गए कल, सुरेश जी नहीं दिखे मुझे। मेरे पास में दूसरी जिम्मेदारी थी, मैं वहां पर नहीं था। मुख्यमंत्री के पदभार ग्रहण करने की जिम्मेदारी आप उसमें अच्छे अवसर पे नहीं जाओ और आपके जिम्मेदारी और कौन सी थी आपके पास? मंत्रिमंडल के नाम को डिसाइड करने वाली जिम्मेदारी है क्या? जी मालिक इस तरह की बातें नहीं करे। अब हर व्यक्ति तो पहुंच नहीं पाएगा ना, ये बात तो आप ही जानते हो। ठीक है, हमारे पदाधिकारी गए, सब लोग गए। हाँ देखो, आपके लोग बहुत सारे, अरे मैं कह रहा हूँ आपके लोग बहुत सारे लोग थे मौजूद। मैं तो कह रहा हूँ आप संगठन के प्रवक्ता के रूप में नहीं जा पाए, पता नहीं, क्योंकि आनंद शर्मा थे, पिंकेश जी थे, बाकी लोग थे ना बहुत सारे लोग, अब ये नहीं जा पाए, मुझे नहीं पता क्यों नहीं गए। सुरेश जी का कुछ इंटरनेट इशू है। कपिल राजगुरु जी, ये तो ठीक है, सबको अधिकार है, मीडिया को भी है, हमारे वरिष्ठ साथियों को भी है कि भाई जो दिख रहा है उसमें और जो कहा जा रहा है उसमें जो फर्क है उसे हम देखें, उसका विश्लेषण भी करें। तो ये सही है कि एक उप मुख्यमंत्री बड़ा भारी भरकम है, दूसरे उप मुख्यमंत्री का वजन थोड़ा कम है, तो इसलिए उनके दफ्तर में भी उतना ही वजन नजर आएगा। लेकिन कपिल राजगुरु जी, मुद्दा ये है कि 3 फैसले जो बड़े मुख्यमंत्री ने पहले दिन लेकर जो संदेश दिया है, उन तीनों फैसलों की जरूरत प्रदेश की किसी भी काम को करने से पहले जरूरी थी। ये तो आप भी मानते हैं? जी मैम, बिल्कुल। सबसे पहले तो ये जो फैसले लिए गए मैं मानता हूँ अच्छे फैसले हैं और इसकी जरूरत थी, क्योंकि बहुत समय से राजस्थान, चाहे महिलाओं के रिलेटेड जो अपराध है उनकी बात कर लें, चाहे पेपर लीक की बात कर लें, चाहे गैंगस्टर वाली सिस्टम की बात कर लें, तो ये तीनों चीजों से राजस्थान परेशान है। और लॉ एंड ऑर्डर में आपके सामने भी बहुत बार कह चुका हूँ कि राजस्थान का लॉ ऑर्डर जैसा होना चाहिए था वैसा है नहीं। तो ये एक संदेश देने की जरूर कोशिश की। जैसा कि जैन सर बता रहे थे कि जिस तरह से संदेश को, एक्चुअली क्या है, हम लोगों की एक आदत पड़ गई है कि जिस तरह से मोदी जी कोई भी प्रोग्राम करते थे, एक बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं, तो वो इवेंट ऑर्गेनाइज करके उस इवेंट के अनुसार अपना प्रोग्राम शेड्यूल बनाते हैं। लेकिन ये नए नए मुख्यमंत्री आए हैं, फर्स्ट टाइमर हैं, तो विधायक भी फर्स्ट टाइमर हैं, तो इन्होंने क्या किया, सीधा सैंपल तरीके से अपना एक सिंपल तरीके से अपना एक वक्तव्य पढ़ दिया इन्होंने। इसको प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं कहेंगे, वन साइडेड इन्होंने अपना एक मोनोटॉक किया, अपनी बात रखी कि हम ये काम करेंगे और ये काम में ये चीजें होंगी, तो ये कह के निकल लिए। तो ये ठीक है, शुरुआती स्टेज है, अपन मानते हैं, और बहुत सारे फैसले हैं जो अभी मंत्रिमंडल बनेगा उसके अंदर उसको अप्रूव करा के फिर उसको इम्प्लीमेंट भी करना होगा। उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट ये रहेगा कि क्या वाकई में जो ये अपनी एम्प्लॉइज यूनियन है या आईएएस है, आईपीएस है, बड़े सेक्शन के अधिकारी है, वो किस तरह से इस चीज को देखेंगे और किस तरह से सपोर्ट करेंगे, वो महत्वपूर्ण है। क्योंकि हर किसी के बस में नहीं होता इन चीजों को, क्योंकि कहते हैं कि जो ये मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री होते हैं ये राजा होते हैं, लेकिन जो आईएएस और आईपीएस होते हैं ये बादशाह होते हैं। कई मुख्यमंत्री आते हैं, कई मुख्यमंत्री चले जाते हैं, लेकिन जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूं कि वसुंधरा जी जब मुख्यमंत्री बनी थी तो इन्होंने कहा था कि जो ये मेट्रो, पिंक मेट्रो, इसको हम एक्सटेंड नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, लेकिन जब बने तो सबसे पहले उन्हीं को एक्सटेंड करने के लिए मेरे ख्याल से सेकंड कैबिनेट में ही अप्रूवल करना पड़ गया। क्योंकि कई चीजें होती है जो आप बाहर रह के नहीं समझ पाते हैं, लेकिन जब अंदर जाते हैं तो बहुत सारी चीजें हो जाती है। जैसे अभी बात चल रही थी बुलडोजर की, बुलडोजर क्योंकि कोई भी मकान सिस्टम से नहीं बनता है तो यकीनन सबसे आसान है कि उस मकान को तोड़ना, ये कोई बड़ी चीज नहीं है। लेकिन इंपॉर्टेंट है कि क्या सिर्फ बुलडोजर चलाने से अपराध रुक जाएगा? क्या हम, ये बुलडोजर है एक व्यक्ति विशेष या कुछ टारगेट ओरिएंटेड लोग होंगे या सबके लिए एक समान होगा? क्योंकि इंपॉर्टेंट ये है कि जो मुख्यमंत्री, एक बात और भी है कपिल राजगुरु जी, जो सवाल आपने उठाया है और इस पर चर्चा जरूर होनी चाहिए और इस पर विचार भी किया जाना चाहिए।
सुरेश गर्ग जी इस बात को अपनी पार्टी तक और अपनी पार्टी की सरकार तक कितना पहुंचाने में कामयाब होंगे वो मालूम नहीं, क्योंकि उनको ज्यादातर चीजें हमसे ही पता चलती है। लेकिन ठीक है, फिर भी हमारी जिम्मेदारी है सुरेश जी तक पहुंचाना। तो कपिल राजगुरु जी ने जो बात कही है बुलडोजर चलाने वाले, ये ठीक है सुरेश गर्ग जी कि जो भी माफिया या जो भी आपराधिक तत्व समाज में है और उनकी जितनी भी गैर कानूनी संपत्ति है उसका सरकार के द्वारा जिस तरह से जब्त किया जाना है वो प्रक्रिया होनी चाहिए। लेकिन जो सवाल कपिल राजगुरु ने उठाया है और सवाल उसमें गहरा है, किसी ने वो बिल्डिंग बनाई, काली संपत्ति से बनाई, लेकिन सरकार का तो अधिकार है कि उस संपत्ति से बनी हुई बिल्डिंग को ले ले और सरकार किसी काम में लगा दे, किसी भी काम में लगा सकती है बुलडोजर चलाने की बजाय। तो क्या ये मुमकिन है सुरेश गर्ग जी कि इस तरह की इस पर चर्चा की जाए, बजाय बुलडोजर चलाने के उस तरह की संपत्तियों को लिया जाए, सरकार उनको अपने कब्जे में ले और उसके बाद सोचा जाए कि इन पर क्या किया जाना है? देखिए, संपत्ति जो अगर अनऑथराइज्ड जमीन है उस पे बनाई जाती है तो सरकार अगर उसको लेती है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसका जमीन का मालिकाना हक उसका है तो उसको तो सरकार में लेना बड़ा मुश्किल काम है। उसमें तो बिल्डर के द्वारा उस बिल्डिंग को गिराया ही जा सकता है, क्योंकि फिर वो कानूनी प्रक्रिया, वो कोर्ट में जाएगा, स्टे लिया जाएगा, कई चीजें हो जाती है। लेकिन जहां अवैध बिल्डिंग बनी हुई है या अवैध पैसे से बनी हुई है तो उसको तो जरूर कर सकती है। तो दोनों में अंतर है, तो उन सब चीजों की समीक्षा होगी। निश्चित रूप से जो जनता की भावना के अनुरूप जो भी कार्रवाई होगी, जनता की जो अपेक्षाएं हैं वो पूरी निश्चित रूप से समय पे होगी। उसमें कोई दो राय नहीं है कि जो हम बोलते हैं वो करके दिखाएंगे, इसमें कहीं पे कोई अतिशयोक्ति नहीं है। जी, संगीता परिक्रमा जी, जोधपुर तक जनता का रिएक्शन मुख्यमंत्री की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस और इस संदेश में क्या पहुंचा? जोधपुर के लोगों में किस तरह की चर्चाएं हैं? क्योंकि जोधपुर से पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अब इतिहास बन गए हैं, कम से कम इस शासन व्यवस्था के तहत। राजनीति में उनका क्या भविष्य है, क्या वर्तमान है, वो अलग मुद्दा है, लेकिन मुख्यमंत्री थे वो, जोधपुर संभाग का गर्व थे। वैसे तो पूरे प्रदेश और देश के लिए ही गर्व की बात थी कि अशोक गहलोत ने 3 बार राजस्थान की कमान संभाली, मुख्यमंत्री का कार्यभार 3 बार अपना पूरा किया, तमाम विपरीत परिस्थितियों के बीच में। लेकिन अभी वहां पर नए मुख्यमंत्री के आगाज की चर्चाएं किस तरह से हैं? जोधपुर में लोगों ने यानी पहली बार सीएम से काफी उम्मीदें रखी थी, पर काफी जोधपुर के ही नहीं प्रदेश के लोगों को काफी उम्मीदें हैं नए मुख्यमंत्री से। मगर जिस तरह से राजीव जैन जी ने बताया कि वो बिल्कुल एक तरह से उन्होंने लोगों अपना जो लिखकर लाए थे या लिखकर भेजा गया था, उन्होंने वो वक्तव्य पढ़ लिया, सिर्फ पढ़ लिया और लोगों और पत्रकारों से को भी सवाल करने का मौका नहीं दिया। यानी जो वो कहना, जो इन्होंने 3 जो बातें थी, जो उनको ऐलान पर थी, ये लगा कि औपचारिकता ही की कि एक घोषणा करनी थी, जैसे कि एमपी में हुई या जहां भी हुई, उनको एक घोषणा करनी थी। वो जो उन्होंने संकल्प पत्र में जो घोषणाएं की थी, वो 3 बड़ी घोषणाएं उन्होंने पेपर लीक और ये जो बड़ी ऐलान किया है वो कर दिया। मगर जो लोगों को तभी विश्वास है कि वो ऐसा ये जो तीनों ऐलान किए वो करेंगे। मगर एज ए जर्नलिस्ट मैं समझूं तो वो जो होना चाहिए उनका, जिस रुतबे के साथ या जिस तरह से उनको ये एक, जैसे श्याम जी ने भी बताया कि भी एक बाकायदा मीटिंग करके वो बिल्कुल एक ये ऐलान करते कि हाँ भाई हमने पेपर लीक में एसआईटी का गठन कर दिया, ये प्रक्रिया शुरू करेंगे, या जो गोल था, घालमेल था उनका एक तरह से कि वो करेंगे, हम उसके लिए प्रक्रिया शुरू कर दिया, वो नहीं होना चाहिए। यानी बिल्कुल ठोस तरीके से वो कहते कि हमने पेपर लीक के लिए एसआईटी का गठन कर लिया है, प्रक्रिया चालू होना, या वो पहले ही था कि प्रधानमंत्री भी कह रहे थे हम करेंगे, तो भजनलाल जी ने उसी तर्ज पे के करेंगे या उस तरह से ही था। यानी उसमें थोड़ी कमी थी, एक होता है ना कि बिल्कुल कहा कि ये तो घोषणा कर दी, इसमें ये कर लिया, जैसे कि ये एक अच्छा था कि एंटी गैंगस्टर्स का गठन करने का फैसला ले लिया, एक बात उन्होंने कही थी। मैं पेपर लीक में भी प्रक्रिया शुरू कर दी या सरकारी योजना, कहीं थोड़ा सी उनका कहीं वो कमी रही उसमें। तो लोगों को है कि हर सरकार जो मुख्यमंत्री आते हैं, नए मुख्यमंत्री घोषणा करते हैं,
तो उस तरह से लोगों का विश्वास थोड़ा सी मुझे लगता है कि इतना नहीं बन पाएगा। अभी वो उनकी वो देख रहे हैं कि आगे वो क्या करते हैं। जी, पहला दिन कल पहला दिन था, तो ऐसे में ये तमाम चर्चाओं के बीच भी उन्हें ग्रेस मार्क तो देना ही पड़ेगा कि पहले दिन की वजह से जो तमाम चर्चाओं में इफ बट हैं, उनको कैसे करेक्शन करना है। राजीव जैन जी, भजन लाल शर्मा जी के सामने एक तो चुनौती है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था की जो बदहाली है, प्रदेश में आर्थिक जो चुनौतियां हैं, प्रदेश में इस वक्त जो तमाम मुद्दे जो चुनावों में रहे, उससे ज्यादा बड़ी परेशानी है कि भजन लाल शर्मा को उन मुख्यमंत्रियों अशोक गहलोत, वसुंधरा राजे, भैरों सिंह शेखावत, हम भैरों सिंह शेखावत जी और उनके पीछे की पीढ़ी को छोड़ भी दे तो पिछले 25 सालों में जो दो बड़े दिग्गज नाम थे और उन दोनों दिग्गजों ने जिस तरह से सरकारों को चलाया अपनी अपनी, और आज भजन लाल शर्मा जी सरकार को चलाएंगे, उनके सामने तुलना में हमेशा वो बड़े नाम रहेंगे। राजीव जी, देखिए बिल्कुल रहेंगे। तुलना अभी जो वर्तमान में हो रही है उनके अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे के से तुलना हो रही है भजन लाल जी की, जो मैं मानता हूँ कि गलत है। भजन लाल जी एकदम नए नवेले विधायक हैं और पहली बार में मुख्यमंत्री बने हैं, तो पार्टी नेतृत्व ने कहीं ना कहीं बहुत बड़ा भरोसा उन पर जताया है, तो उनको हर कदम अपना संभल के चलाना पड़ेगा, क्योंकि प्रदेश की जनता ही तुलना करेगी। पार्टी नेतृत्व करे या संगठन करे वो एक अलग बात है। आम आदमी जो तुलना करेगा वो अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे के पिछले 25 सालों के शासन में हुए निर्णयों से करेगा। और अभी जो अपनी चर्चा का मुख्य विषय था कि उनका पहला दिन और पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस, अभी जैसे संगीता जी कह रही थी, बिल्कुल सही बात कह रही थी। मेरा भी यही मंतव्य था शुरुआत में कहने का कि उन्होंने सिर्फ आके अपनी बात कह दी कि हम ये करेंगे। उनके पास इतनी पावर थी कि वो पहले दिन ही कुछ ना कुछ आदेश जारी करते। आदेश जारी करने के रूप में तो कुछ नहीं हुआ। आदेश जारी के वो जो सेक्रेटरी जो पुराने लगे हुए थे उनको हटाने का, वो मैं कोई आम जनता के उस लिहाज से नहीं देखता। वो एक प्रशासनिक व्यवस्था है, अधिकारियों के कर्मचारियों के तबादले होना करना, उससे आम जनता पे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप किसको प्रिंसिपल सेक्रेटरी रखते हो किसको नहीं रखते हो। वो एक बहुत बहुत मामूली सी चीज है मुख्यमंत्री स्तर के लिए। मतलब मुख्यमंत्री के आदेश जारी होने चाहिए थे उनके दस्तखत से, जैसे कि छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में आदेश जारी हुए हैं, राजस्थान में उसकी कमी झलकी। ये मेरा कहने का मतलब था कि चाहते तो वो मुख्यमंत्री अपने और वरिष्ठ लोगों से सलाह मशविरा कर लेते कि क्या करना चाहिए। उनके पास अनुभवी पार्टी में अनुभवी लोग भी हैं जो सरकार में रहे हुए लोग हैं, तो उनको बता सकते थे कि पहले दिन हमको इस तरीके के आदेश जारी कर देने चाहिए जो एक जनता में सही तरीके का मैसेज है। लेकिन कोई बात नहीं, नए हैं तो उनको हर तरीके से अभी छूट दी जा सकती है। उनकी तुलना हम नहीं कर सकते कि पिछले शासन में क्या चीजें होती थी या पिछले मुख्यमंत्री तौर तरीके से काम करते थे। अब ये अपने तौर तरीके से काम करेंगे तो निश्चित रूप से ये वरिष्ठ लोगों की सलाह भी लेंगे, तो ये समय लगाएंगे। जो मेरे को एक शुरुआती तौर पे जो दिख रहा है, जो हम लोग भी इन चीजों को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं, सुरेश जी भी जानते होंगे इस चीज को, पार्टी और अपने मतलब बड़ा और भाजपा की जो संस्कृति है और उससे रचे बसे संगठन से वो आए हैं, तो उसमें तो वो कहीं ना कहीं किसी और एंगल से भी सलाह सुझाव और सब चीजें ले रहे होंगे। उसके बाद ही वो आदेश जारी करने वाली स्थिति आ गई। उसमें जैसा कि भाजपा का मातृत्व संगठन है आरएसएस, वहां तो बड़ा मंथन होता है किसी भी चीज पे, किसी भी एक लाइन का आदेश जारी करवाना भी हो तो उसके लिए बहुत आगे पीछे सोचा समझा जाता है। तो उन सब चीजों को देखते हुए लगता है कि आने वाले समय में अब आदेश के रूप में हमारे सामने चीजें आए, नहीं कि अभी इस तरीके की वक्तव्य के रूप में, बयान के रूप में, घोषणा के रूप में। आदेश जनता जो चाहती है, जनता ने जिन उम्मीदों से बैठाया है सत्ता में, वो अब आदेश के रूप में चीजों को सामने देखना चाहती है। जी मीना जी, और मुख्यमंत्री जिस पृष्ठभूमि से आते हैं और जिसकी आप चर्चा कर रहे थे, तो वो तो बेहतर भली भांति रंगे बसे हैं, उसमें रचे बसे हैं कहना चाहिए, क्योंकि उनके मुख्यमंत्री बनने में जो कहा जा रहा है, जिस तरह की चर्चाएं हैं, वो भी उन्हीं लोगों की भूमिका ज्यादा है जो उस जिस शाखा का आप यहाँ पर, जिस संघ का आप यहाँ पर जिक्र कर रहे थे। तो खैर सुरेश गर्ग जी,
इस बात को तो वो जानते हैं कि किस संस्कृति से वो आते हैं और उन्हें किस तरह की संस्कृति इस सरकार में अब बनानी है। लेकिन सुरेश जी, पार्टी ने, हमने जनता की चर्चा की, पिछली सरकारों से भी उनकी तुलना की, लेकिन पार्टी के भीतर सुरेश गर्ग जी को लेकर और उनके पहले दिन के वक्तव्य को लेकर किस तरह का रिएक्शन है आप जैसे तमाम कार्यकर्ताओं के बीच? एक रिएक्शन तो बहुत अच्छा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जनता के हमारे मुख्य मुद्दे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताए, तो ऐसा अच्छा है रिएक्शन। सबने तारीफ की है भजन लाल जी की कि भाई आप ये देखिए, एक गरीब परिवार का व्यक्ति मुख्यमंत्री बन रहा है, मतलब तो सुरेश जी सबको मालूम है ये चीज। जी साहब, भारतीय जनता पार्टी में जो देखिए राजीव जी, ग्राउंड से है वो हमको मालूम है। राजीव जी, निश्चित रूप से 5 साल सुशासन रहेगा, निश्चित रूप से 5 साल सुशासन रहेगा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जो हमने संकल्प पत्र के अंदर जो जो घोषणाएं की है वो निश्चित रूप से धरातल पे लागू होगी। वो जनता को विश्वास दिलाते हैं, वो हमारी गारंटी है, वो मोदी की गारंटी है कि जनता को हम विश्वास दिलाते हैं कि जो हमारे संकल्प पत्र के अंदर जितनी भी घोषणाएं थी वो सब इम्प्लीमेंटेशन होगी और समय पे होगी। ऐसा नहीं कि 5 साल गुजरना जाने के समय पे होगी, स्टार्टिंग में ही होगी। ये मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ, ये मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि समय पे हो जाएगी। राजीव जी कुछ बोल रहे थे क्या थे? नहीं, मैं तो यही कह रहा था, वो बैकग्राउंड बता रहे थे, वो आप हम सबको सब पता है। हम तो जो अभी सुरेश जी ने बोला यही सुनना चाहते थे कि जल्दी से जल्दी और जो जनहित के फैसले हैं, बिल्कुल समय पे जल्दी से जल्दी कैबिनेट का विस्तार भी होगा, समय पे सब घोषणाएं इम्प्लीमेंटेशन होगी, जनता को सुशासन देंगे, बेरोजगारों को न्याय देंगे, किसानों को न्याय देंगे, महिलाओं को न्याय देंगे, महिला अत्याचार जितने हो रहे हैं उनको खत्म करने की पूरी कोशिश करेंगे। महिला अत्याचार राजस्थान के अंदर से खत्म करेंगे। जो एक नंबर 1 पे चला आ रहा था ना, वो चीजें पावर सेक्टर के अंदर जिस तरह से भ्रष्टाचार किया था ना, रिटायर्ड अफसरों को पैसे लेकर उनको भर्ती करके करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार पावर सेक्टर में किया था, वो खत्म करेंगे। आपने पता है अभी क्या किया था इन्होंने, गहलोत जी ने सरकार जाते जाते भी टैरिफ बढ़ाने का प्रपोजल भेज दिया। जब उनको पता था कि सरकार जा रही है तो टैरिफ बढ़ाने का प्रपोजल भेज दिया। ये सरकार बदनाम करने की जो साजिशें रची है ना, वो सब हम खत्म करेंगे। सुरेश गर्ग जी, लेकिन मेरा सवाल दूसरा था। मेरा सवाल ये था कि आप जैसे और पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं में, नेताओं में मुख्यमंत्री को लेकर किस तरह की चर्चाएं हैं? देखिए, पार्टी के अंदर वरिष्ठ नेताओं में, आम आदमी में बहुत अच्छी वो है कि देखिए आज एक सामान्य कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री बना दिया, इससे ज्यादा और क्या हो सकता है। तो हर छोटा से छोटा व्यक्ति भी उम्मीद रख के चल रहा है कि साहब ये तो बहुत अच्छी बात है, एक सामान्य कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री बना दिया। ये है। कल जब शपथ ग्रहण समारोह हो रहा था तो हमारी कुछ लोगों से बात हो रही थी, तो एक कार्यकर्ता आपके सिरोही से आए थे, वो बोले मेरी कार्यशैली, मेरी जीवन शैली एकदम भजन लाल शर्मा जी की तरह है, मैं भी उसी तरह से कार्यकर्ता हूँ। उन्होंने बाकायदा पदवार भी बताया, मैं यहाँ पर था जब भजन लाल जी यहाँ पर थे, तो अब तो मुझे लगता है मैं भी मुख्यमंत्री बन सकता हूँ। तो इससे ज्यादा और क्या हो सकता है? मीना जी, इससे ज्यादा क्या हो सकता है कि हर कार्यकर्ता ये उम्मीद रख रहा है कि मैं भी मुख्यमंत्री बन सकता हूँ, मैं भी पार्टी पर उम्मीदों का बोझ, सुरेश जी, पार्टी पर उम्मीदों का बोझ कुछ ज्यादा नहीं हो गया है? नहीं, भारतीय जनता पार्टी साहब, करोड़ों लोगों का विश्वास है भारतीय जनता पार्टी में, और हम जो करते हैं वो सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास के माध्यम से सब जनता को हर काम करेंगे। निश्चित रूप से कैसे करेंगे सुरेश जी? एक चर्चा ये भी है मुख्यमंत्री 6 महीने के लिए ही है, तो वो जो उम्मीदें 6 महीने के लिए नहीं, किसने कहा 6 महीने के लिए? किसने कहा मीना जी? नहीं, किसने चर्चा है? अरे देखो, मैं यही कह रहा हूँ कि मीडिया अपने हिसाब से किसी भी बात को घुमा फिरा के, कोई मतलब मीना जी ये इस तरह की उलूल जुलूल बातें नहीं करोगे कि 6 महीने के लिए। नहीं, एक बात आप समझ लीजिए पहले सुरेश गर्ग जी, हम तो सिर्फ वो कहते हैं जो सुनते हैं, और जो सुना है वो हम आपसे चर्चा तो किसी कांग्रेसी से सुन लिया होगा आपने कि कांग्रेसी तो ये बोलेंगे ही, वो कोई चीज है, किसी कांग्रेसी से सुन लिया होगा आपने। हम किसी से भी सुने, जो सुना है वो आपके सामने रखते हैं। नहीं जी, ये जो आप इस ये तरह की ये सही नहीं है, आप ये बता नहीं, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। 5 साल के आने वाले समय कांग्रेस मुक्त राजस्थान कर दिया,
इसलिए अब आप है ना ये चीजें इधर उधर की बातें नहीं सुशासन आप देंगे। ये हमारे भजन लाल जी जो है वो 5 साल तक बहुत बढ़िया शासन करेंगे, राजस्थान के अंदर सुशासन लाएंगे, बेरोजगारों को रोजगार के जो हमने वादे किए वो पूरा करेंगे, उद्योग धंधे जो बंद हो गए थे वो उद्योग धंधों को, जो भी उनकी जो बिजली की समस्या है उनको समाप्त करेंगे, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट लाएंगे, क्योंकि आपने देखा होगा पिछली जो इन्वेस्ट समिट हुई थी उसमें 11 लाख करोड़ रुपए की घोषणाएं हुई थी, लेकिन एक उद्योग धंधे नहीं लगे थे। हम उस तरह के काम नहीं करेंगे, यहाँ पे थ्रापर पे लाएंगे। श्याम सुंदर शर्मा जी, इस तरह की चर्चाएं बिल्कुल विराम दे दीजिए। आज सुरेश गर्ग जी ने प्रमाण पत्र दे दिया है कि भजन लाल शर्मा जी 5 साल तक मुख्यमंत्री रहेंगे। अब मीना जी, हमारे विधायक को आप जल्दी रवाना करने की बातें कर रहे हो, तो हमारे साथ तो इंसाफ होना चाहिए। 5 साल रहना चाहिए हमारा विधायक मुख्यमंत्री। राजीव जी, आपका भी विधायक है ना, तो हमारा विधायक अगर मुख्यमंत्री हमारा हमारा क्षेत्र आदर्श रूप में विकसित होगा। अब आप आपके क्षेत्र के उप मुख्यमंत्री बने, आप अपने सपने देख रहे हो, हम तो अपने सपने देखेंगे, हम अपने सपने पूरे करने चाहेंगे। 200 विधानसभा हमारी है श्याम सुंदर शर्मा जी, देखिए 200 विधानसभा हमारी है। मैंने जरा सुन तो लो आप, मैंने नहीं कहा हमारा विधायक, क्योंकि हमने वोट दिया है और आपने अपने विधायक को वोट दिया, उप मुख्यमंत्री बनी है, तो उप मुख्यमंत्री बनाओ, आपका विचार हो सकता है। अरे सुरेश जी, अरे मेरी बात तो सुनो। मीना जी तो महिला मुख्यमंत्री के पक्ष में है शायद। अरे तो भाई अब नहीं बनाया ना, अब देखिए आज जो मुख्यमंत्री बना है उसको आप शुभकामनाएं दीजिए कि वो सफल हो और अच्छे काम करे। इसमें थोड़ी ना क्या, अगर आज अपन निर्णय कर लेंगे, मुख्यमंत्री के ऊपर कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं है, ना भ्रष्टाचार के आरोप ना कुछ है, वो काम करने की स्थिति में निर्णय कर सकता है। इसलिए मोदी जी ने कोई विश्वास करके व्यक्ति को बनाया, तो मान के चलिए कि हम ये मान के चलते, क्योंकि अभी कुछ चीजें उनके हाथ में नहीं है जो कर पाने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं। देखिए उसी, क्योंकि सुरेश जी को पता है निर्णय जहां से होने, वो निर्णय उनके आधार पर हो, क्योंकि उनका निर्णय जहां से हुआ है निश्चित रूप से चौंकाने वाला है, तो निश्चित रूप से हर जाति को प्रतिनिधित्व मिलेगा, ये मान के चलिए। और मुख्यमंत्री पहले दिन, देखिए उनके पास अनुभवों की कमी है, बहुत सारे सलाहकार होंगे, उनको सलाहकार कहा होगा रात को 10 बजे आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, आपकी बात छप जाएगी। अगर कोई सही तरीके का लोग होंगे उनके पास, क्योंकि एक्सपर्ट होते हैं, मुख्यमंत्री खुद एक्सपर्ट नहीं होता, उनके पास साधन है बहुत कुछ, और बहुत कुछ करने की स्थिति में, इसलिए कि उनके कलम से आदेश होते हैं और वो चलते भी हैं प्रदेश में। इसलिए कहा जाता है कि राज जिसका होता है उसका शासन होता है। तो जिस तरह से उन्होंने कुछ निर्णय किए, निर्णय में यह है कि उन्होंने कहा है कि मेरी सोच है कि इस प्रकार का मैं करना चाहता हूँ। निर्णय करने के लिए उनको दिल्ली जाना पड़ रहा है, कल दिल्ली जाकर के बातचीत करके कैबिनेट को, किसको विभाग को किस तरह रखना, उनके पास वित्त विभाग रहेगा, होम विभाग रहेगा, या दिया जी को क्या दिया जाए, या प्रेम जी को क्या दिया जाए, या बाकी मंत्री बनेंगे उनको क्या दिया जाए, ये सब निर्णय करने का अधिकार एक रूप से उनके पास, कहने को तो मुख्यमंत्री करता है, लेकिन सलाह कहाँ से ली जाती है? आरएसएस भी सलाह देगी और अमित शाह और प्रधानमंत्री भी सलाह देंगे, और इनका संगठन के प्रदेश अध्यक्ष या संगठन महामंत्री चंद्रशेखर मिश्रा जी सबसे सलाह लेने के बाद ही कुछ निर्णय हो पाए। क्योंकि भारतीय भवन गए थे वो, क्यों सुरेश जी गए थे ना भारतीय भवन, तो इसलिए भारतीय भवन के रूप में उनका है अंदर का। मैंने भी देखा है कि वो संगठन में काम करते करते आज यहाँ तक पहुंचे हैं, तो मैं मान के चलता हूँ कि राजस्थान को एक अच्छा स्वच्छ शासन मिलेगा। और क्योंकि आशीर्वाद उनको सभी का मिला है, बुजुर्गों का, और पूर्व मुख्यमंत्री ने आकर के आशीर्वाद दिया है, एक बहुत बड़ी संदेश देने का काम पार्टी ने किया है इस बार। नहीं तो मुख्यमंत्री जी नाराज होती, बैठी रहती, तो उन्होंने राजनीतिक स्पेस में जो अच्छा वातावरण कल देखने को मिला पिछले 4-5 महीनों में, श्याम सुंदर शर्मा जी आपको ध्यान होगा, जितनी हमारी चर्चाएं हुई हैं, एक बात स्पष्ट रूप से सामने आई और जिसकी प्रशंसा की जानी चाहिए, जिसके लिए बीजेपी को बधाई देनी चाहिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई देनी चाहिए कि वो देश में नई लीडरशिप को तैयार करने के लिए बड़ा काम कर रहे हैं, बड़े फैसले ले रहे हैं और साथ ही बड़ी चुनौतियां भी ले रहे हैं। तमाम जोखिमों के बाद उन्होंने भजन लाल शर्मा को जो मुख्यमंत्री बनाया, निश्चित रूप से एक बड़ा और कड़ा फैसला था, जिसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। भजन लाल शर्मा पहली बार के विधायक भले ही हो, लेकिन संगठन में उनका जो अनुभव है वो युवा पीढ़ी को कितना प्रभाव अपना जमा पाएंगे, ये अभी समय के गर्भ में। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन एक बात तय है कि भजन लाल शर्मा से इस प्रदेश को बहुत बड़ी उम्मीदें हैं, ना सिर्फ इसलिए कि उन पर जनता ने भरोसा किया है, अपना वोट दिया है, बल्कि इसलिए भी कि वो नई पीढ़ी के जो है वो एक
उदाहरण बने हैं, एक हस्ताक्षर बने हैं और नई पीढ़ी के हस्ताक्षर के रूप में उन्हें एक नई नजीर भी पेश करनी है। राजस्थान के विकास को बड़ी रफ्तार भी देनी है। इसलिए हम रोज हर दिन चर्चा करेंगे कि आज भजन लाल शर्मा जी की कैबिनेट और उनकी सरकार ने क्या काम किया जनता के लिए, जनता उनसे कितनी खुश है और जनता का उनके लिए क्या सुझाव है, क्या संदेश है। अगर आप देना चाहते हैं तो न्यूज़ 24 के फेसबुक और यूट्यूब चैनल पर आप जरूर अपने विचार साझा करिए। आज मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।